नेशनल हेराल्ड सुर्खियों में बना हुआ है। जैसे पहले विपक्ष ने आरोप लगाए कि करोड़ों रुपए के विज्ञापन नेशनल हेराल्ड को दिए गए। गुजरात से आप वापिस आए और आपका एक बयान शिमला से फिर पूरे देश भर में चल पड़ा कि मोदी और शाह की जोड़ी को उनके राज्य गुजरात में हम हराएंगे। जब से आप विधायक चुने गए हैं तब से आपने अभी तक क्या क्या प्रमुख विकास के कार्य किए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र? राजनीति में जिस प्रकार नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय बन चुका है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? नमस्कार। भारतीय राजनीतिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दीर्घकालीन योगदान रहा है। वर्तमान में कांग्रेस का यह संगठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे AICC के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ठेउक विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हाल ही में गुजरात राज्य के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त हुए कुलदीप सिंह राठौर जी से। राठौर जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राठौर जी, सबसे पहले तो एक इच्छा है कि जानना चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में राजनीति के अलावा ऐसे कौन से कार्य करते हैं जो आपको सुकून देते हैं? देखिए, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा हमसे राजनीतिक विषयों को लेकर ही चर्चा होती है और आप जानते हैं कि राजनीति के अलावा मैं पेशे से वकील रहा हूँ और लगभग 30-35 साल तक मैंने उच्च न्यायालय और देश के जो तमाम बड़े न्यायालय हैं वहाँ वकालत की है और मैं काफ़ी समय तक भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा हूँ और रेलवे का अधिवक्ता रहा हूँ और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में मैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा हूँ। तो काफ़ी अनुभव मेरा वकालत को लेके है और उसके अलावा जो मेरी रुचि है, जो आपकी दिनचर्या में बिल्कुल मेरी दिनचर्या में आती है, क्योंकि पहले तो जब वकालत करता था तो प्राथमिकताएं अपने कोर्ट केस को लेकर होती थी, लेकिन विधायक बनने के फिर संगठन का अध्यक्ष रहा तो प्राथमिकता हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में रहती थी। विधायक बनने के बाद अब प्राथमिकता अपने क्षेत्र की भी है और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पार्टी को विभिन्न विषयों में डिफेंड करना है या अपने विरोधियों के जो कृत्य उनके बारे में पार्टी का रिएक्शन देना है। और अभी हाल में मुझे गुजरात राज्य का पर्यवेक्षक बनाया गया, अभी वहाँ भी मैं अभी गया हूँ, द्वारा भी मुझे जाना है, तो व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहती है, कोई समय नहीं मिलता। लेकिन मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे समय मिले मैं अपने परिवार के साथ जो है समय गुजारूं। और मुझे जो है संगीत का बहुत ज़्यादा शौक है। जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करता, मैं म्यूज़िक, खासकर हमारे जो 60s 70s के गाने वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, या गज़लें, मुझे मेहंदी हसन, गुलाम अली, इनकी गज़लें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुकून भी मिलता है, कई बार तनाव होता है और जब आप संगीत सुनो तो उस निश्चित तौर पे उस तनाव को कम करने में बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलती है। और जो भी समय मुझे मिलता है और कोई समय मिलता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ राजनीति से हटकर, मेरे जो दोस्त हैं वो राजनीति में नहीं है, उनसे हटकर मैं चर्चा भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, तो दिल को सुकून मिलता है। जैसा आपने कहा कि आपको संगीत में रुचि है और आप संगीत सुनते हैं और अक्सर आपके ऐसे वीडियो भी देखने को मिलते हैं जिसमें आप संगीत का आनंद ले रहे हैं और गाड़ी खुद आप चलाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप परिवार को ज़्यादा समय देना और अपने मित्रों से जो खासकर से गैर राजनीतिक क्षेत्र के हैं उनके साथ आप समय बिताना पसंद करते हैं। आप एक राष्ट्रीय नेता हैं। राठौर जी, राजनीति में
जिस प्रकार नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय बन चुका है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, ये बहुत दुख का विषय कि काफी समय से जो है हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, उनमें गिरावट आ रही है। ये खाली राजनेताओं तक सीमित नहीं है। अगर हम देखें, जो हमारी कई बार दुख होता है, हमारी जो न्यायपालिका है उन पे भी उंगली उठती है, हमारे जो कार्यपालिका है उन पे भी उंगली उठती है। ये काफी समय से जो सामाजिक मूल्य है उनका पतन हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुख है, और जनता को अपने नेताओं से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है, और मुझे इस बात की अ, खुशी भी है और अपने आप को मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि इतने साल राजनीति में होने के बावजूद मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा, क्योंकि राजनीति कोई पेशा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज नॉट माई प्रोफेशन, इट कैन बी माई पैशन बट इट इज नॉट माई प्रोफेशन। अगर हमें राजनीति को जन सेवा के रूप में लेना चाहिए, राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम इस मकसद से आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि जो राजनेताओं पर अक्सर उंगली उठती है वो बंद होगी, और जो समाज में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं जो है राजनेताओं से करते हैं। और अगर राजनेता साफ सुथरी छवि के होंगे तो निश्चित तौर पे एक समाज में जो है एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा सकारात्मक संदेश जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, राजनीति में बहुत सारे लोग हैं जो स्वच्छ छवि के हैं, ईमानदार हैं। दूसरे जो हमारे क्षेत्र है वहाँ भी ऐसे लोग हैं, तभी तो ये देश चल रहा है। आप हाल ही में गुजरात राज्य के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस राज्य से आते हैं। आज देखते हैं कि आप देश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो राहुल जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो 30-31 लोगों की टीम पूरे देश में सिलेक्ट की, उसमें मुझे भी मौका मिला। और मुझे मालूम है कि रण क्षेत्र बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना कठिन होगा तो काम करने का मजा आता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम कांग्रेस अपनी वापसी नहीं कर सकती, क्योंकि हिमाचल में जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था तो मैंने लगभग 11-12 चुनाव क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए थे जहां कांग्रेस 30-35 सालों से चुनाव नहीं जीत पा रही थी। मैंने उन क्षेत्रों में काम किया। जो कांग्रेस छोटे छोटे गुटों में बटी थी, उस कांग्रेस को मैंने इकट्ठा किया और कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि हम अगर मजबूती से इकट्ठे होकर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम चुनाव जीत सकते हैं, और उसका व्यापक असर हुआ। मैंने पद यात्राएं उन क्षेत्रों में की, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम भौरंज, हम 35 सालों से चुनाव नहीं जीते थे, हम वो सीट जीते। हम कुटरेड़ 30-35 सालों से नहीं जीते, हम वो जीते। हम धर्मपुर जीते, हम मनाली जीते, हम शाहपुर जीते, हम नाहन जीते, हम कसौली जीते। लगभग हम 10 सीटों में हम चुनाव जीते, और उसी से हमारी सरकार बनी। तो ये चीजें गुजरात पे भी लागू होती है। और मैंने देखा, अभी हमारा EICC का सेशन था, अभी उसके बाद मैं द्वारा गया, राहुल जी ने हमारी मीटिंग ली। वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 30-35 सालों के बाद भी आज हमारा कार्यकर्ता वहाँ खड़ा है। आपको रोकना चाहूंगा राठौर जी, आप गुजरात गए, गुजरात से आप वापिस आए, और आपका एक बयान शिमला से फिर पूरे देश भर में चल पड़ा जी। कि मोदी और शाह की जोड़ी को उनके राज्य गुजरात में हम हराएंगे। आपने ये कहा, और देखा जाए तो एक बहुत साहसिक एक ये बयान भी है। तो इसके लिए कांग्रेस का संगठन और आप किस प्रकार से वहां पर रणनीति ठोस बना रहे हैं, और जो कांग्रेस का जनाधार है उसको मजबूत करने के लिए आप ऐसे क्या प्रयास वहां जाकर करने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक गुजरात की बात है,
मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का जन्म ही वहीं हुआ। महात्मा गांधी जी गुजरात से आते हैं, सरदार पटेल गुजरात से आते हैं। इन दो बड़े नेताओं की कर्मभूमि गुजरात रही है और गुजरात में हमें लगभग 40% वोट हमें मिलते हैं। भाजपा को 48% वोट मिलता है। 4% का जो है हेर फेर। अगर हम वहाँ मजबूती से संगठन खड़ा करते हैं तो निश्चित तौर पे हम चुनाव जीत सकते हैं। और राहुल जी ने जिस तरह से हमें जिम्मेवारी दी कि हम जिला अध्यक्षों का चयन करें और ऐसे संगठन में लोगों को आगे लाएं जो पार्टी के प्रति समर्पित है। राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे हमें निर्देश दिया है कि हमें जो पार्टी के प्रति निष्ठावान, समर्पित और ग्रास रूट जमीन से जुड़े हुए नेताओं को हमें आगे लाना है। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 28 तारीख के बाद मैं फिर से गुजरात में जाने वाला हूँ और सुरेंद्रनगर जिला जो है मुझे दिया गया है। मैं वहाँ जाकर संगठन के सभी लोगों से चर्चा करूँगा और अपनी जो भी रिपोर्ट है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजूंगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कांग्रेस संगठित होकर लड़ती है, क्योंकि हमारी जड़ें गुजरात में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और ये बात नहीं है, 30-35 सालों से वहाँ भाजपा के खिलाफ भी एक माहौल है। अगर हम वहाँ, और हमें मालूम है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रोकने का प्रयास होगा, बहुत ज़्यादा दबाव बनाए जाएंगे, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी संगठित होकर मजबूती से मुकाबला करती है तो हम मोदी और शाह की जोड़ी को जो है चुनाव में परास्त कर सकते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास, पूरा आत्मविश्वास, पूरा विश्वास है। तो अब राठौर जी राष्ट्रीय राजनीति से हिमाचल की तरफ चलते हैं। हिमाचल में आजकल नेशनल हेराल्ड सुर्खियों में बना हुआ है। जैसे पहले विपक्ष ने आरोप लगाए कि करोड़ों रुपए के विज्ञापन नेशनल हेराल्ड को दिए गए। फिर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व जो जयराम सरकार थी उसकी एक सूची निकाली है। उन्होंने भी जो उनके संगठन या विचारधारा की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको जो जो विज्ञापन दिए गए हैं उसको सामने रखा है। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। जानना चाहता हूं क्या आप ये जो विज्ञापन का खेल चल रहा है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में, इसे न्यायोचित मानते हैं? नहीं, देखिए, हर सरकार जो है विज्ञापन देती है। सभी जो पेपर है उनको विज्ञापन देती है और ये कोई नई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिए, इस बात से इनकार नहीं है। और नेशनल हेराल्ड वो पेपर है जिसकी देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं तो ये स्पष्ट तौर पे मैंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि आज़ादी से पूर्व तो अंग्रेज जो है नेशनल हेराल्ड के से नफरत करते थे, क्योंकि जनमत उनके खिलाफ बनाने में इस समाचार पत्र का बड़ा योगदान रहा और जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पत्र को शुरू किया था। और अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को इससे तकलीफ है। और मुझे हैरानी हुई जब ये कहा गया कि इसकी तो कोई प्रति बिकती नहीं है। मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे मालूम है कम से कम 30-35 हजार कॉपियां हिमाचल में आती हैं। मुझे भी मैं भी सब्सक्राइबर हूँ। तो अगर आपने कांग्रेस सरकार ने जो है नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिए तो क्या गलत बात हुई? और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की कोशिश की। और आपको याद होगा मैंने तो एक बात कही थी कि इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो ऑब्जर्वर है, जो मातृवंदना है और तीसरा 5 जन उनको भी तो विज्ञापन दिए गए। और जब सरकार डिटेल लेके आई तो हमसे ज्यादा विज्ञापन तो उनको दिए। और मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ कि कौन से स्टॉल में, कौन से न्यूज स्टॉल में ये पत्रिकाएं बिकती है, ये समाचार पत्र बिकते हैं। और मुझे लगता है कि नेशनल हेराल्ड का नाम तो बहुत लोग जानते हैं, इन पत्रिकाओं का या इन समाचार पत्रों का तो लोगों ने नाम तक नहीं सुना है। तो मैंने उस वक्त भी बात कही थी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और अगर विज्ञापन की बात करूं तो आज देश में जो बड़े बड़े टीवी चैनल है कितने विज्ञापन जो है जो केंद्र सरकार है वो दे रही है। अभी आरटीआई लगी थी, लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन दिए गए।
और उन समाचार पत्रों को दिए गए हैं, उन टीवी चैनल्स को दिए गए हैं जो कि सरकार का, मोदी साहब का, हमारे जो अमित शाह जी हैं उनका महिमा मंडल करते हैं। तो ये भी तो जनता का पैसा है जो आप विज्ञापनों पे लुटा रहे हैं। और जो निष्पक्ष समाचार पत्र है वो तो बंद हो गए, उन्हें तो विज्ञापन नहीं दिए जा रहे। जो नेशनल हमारे चैनल्स हैं उनमें से कई चैनल जो बिल्कुल तटस्थ है उन्हें नहीं दिए जा रहे। किसे दिए जा रहे? जो महिमा मंडन करते। तो जयराम जी ये भी बताएं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एनडीए की सरकार है कितने करोड़ों के कितने हजार करोड़ों के जो है विज्ञापन दिए। तो क्या वो जनता की खून पसीने की कमाई नहीं है जिसका आप सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपने महिमा मंडन के लिए आप खर्च कर रहे हो? आपको क्या लगता है दिल्ली और हिमाचल की राजनीति में कितना अंतर है? देखिए, दिल्ली और हिमाचल की राजनीति में फर्क तो है ही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग जो है बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं। हिमाचल के लोग जो हैं धर्मनिरपेक्ष हैं। यहाँ आपने देखा होगा आज तक कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि कभी एक दूसरे के समुदाय के खिलाफ कोई बात हुई हो। और दिल्ली की राजनीति बहुत बड़ी है, तो दिल्ली की राजनीति और हिमाचल की राजनीति में निश्चित तौर पे फर्क है। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, ठियोग विधानसभा क्षेत्र, आप से यहाँ के जो लोग हैं वो क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? और जरूर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने जब से आप विधायक चुने गए हैं तब से आपने अभी तक क्या क्या प्रमुख विकास के कार्य किए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र? देखिए, अगर मैं ये कहूँ तो ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है। और हालांकि मुझे मालूम है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा आशाएं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमेशा मजबूत नेतृत्व हो रहा है और मैंने पूरी कोशिश की है। और कुछ बहुत बड़े बड़े काम, क्योंकि हमारा सेब बहुल क्षेत्र है और एक यहाँ मुद्दा यूनिवर्सल कॉटन का था। लगभग 10-15 सालों से कोशिश हो रही थी लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे खुशी है कि उस मुद्दे को मैंने जोर शोर से उठाया और पिछले साल से जो हमारा यूनिवर्सल कॉटन है वो मार्केट में आया। और बरसों से जो हमारे बागवानों का शोषण हो रहा था उस शोषण को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। और हमारा जो व्यवसाय है, हमारी आर्थिकी सेब की है। और आपने देखा होगा कि सेब की आर्थिकी को लेकर हमेशा मैं विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जो है मुखर रहता हूँ। और मेरा जो लक्ष्य है वो अपने क्षेत्र में बागवानी और टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। और टूरिज्म को लेकर भी हम प्रयासरत हैं। और लगभग 16-17 साल पहले यहाँ आइस स्केटिंग बनाने की बात हुई थी, लेकिन उसे मूर्त रूप जो है नहीं दिया जा सका। हमने जो है पिछले वर्ष जो है आधारशिला रखी और उस पर जल्दी ही काम हो रहा है। तो एक हम भव्य आइस स्केटिंग रिंक हमारा नारकंडा में बनने वाला है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा और सारे हमारे जहन में कुछ इस तरह की योजनाएं कि हम यहाँ टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें। हमारे जो होम स्टे है उसमें हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, तो उसको लेकर भी हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की थी पूरे ठियोग क्षेत्र में। तो आप जानते हैं कि कुरपन परियोजना जो है शुरुआत श्रीमती विद्या स्टोक्स जी, श्री वीरभद्र सिंह जी के समय हुई थी, लेकिन भाजपा के शासन काल में वो उस योजना पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। मैंने विधायक बनने के बाद उस योजना में तेजी लाई और अभी 80 लाख लीटर की ये योजना थी, जिसमें हमने 40 लाख लीटर जो है अलग से ऐड किया। जो हमारी बहराखट से हमने बोर करके वो पानी जो है इस परियोजना में मिलाया। लेकिन दुर्भाग्यवश गत वर्ष जो है क्लाउड बर्स्ट के कारण, बादल फटने के कारण हमारा जो 0 पॉइंट था, हमारे तमाम टैंक और सब कुछ मशीनरी बह गई। तो अभी जो है सरकार ने लगभग 10 करोड़ की सैंक्शन दी है। तो हम जल्दी वहाँ पे जो है टैंक और जो हमारी क्षतिगत मशीनें
उसका हम दोबारा पुनर्निर्माण करेंगे। लेकिन जो हमारे पास 40 लाख लीटर सरप्लस है, उसका हमने, आपने देखा होगा कि हमने फिरनू टॉप तक पानी पहुंचा है। कोटगढ़ और कुमारसैन की बहुत सारी पंचायतों को पानी मिलना शुरू हुआ है। जैसे ही हमारी जो कुरपन में हमारा अभी जो है पुनर्निर्माण चल रहा है, जैसे ही वो पूरा होता है तो हम ठेव की हर पंचायत तक प्रयास करेंगे कि पानी पहुंचे। और वर्षों से जो हमारे किसानों और हमारे जो लोगों की मांग है वो पूरी होगी, और आने वाले 25-30 वर्षों तक हमारे चुनाव क्षेत्र में पानी का संकट जो है हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे काम हुए। हमने जो है गौशाला बनाई, उसका भी क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है। तो बाकी सड़क निर्माण या नए संस्थान है, वो तो प्रक्रिया का हिस्सा है, वो तो काम बदस्तूर जो है जारी है। बतौर विधायक आप काफी कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र के आपने गिनाए और कर भी रहे हैं और जमीन पर भी हुए नजर आ रहे हैं, और आगे की भी योजनाएं और लोगों की समस्याएं आपके जहन में रहती है। लेकिन राठौर जी, आप एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अब गुजरात राज्य के पर्यवेक्षक हैं और हिमाचल प्रदेश में आप विधायक भी हैं, या यूं कहें कि आप कांग्रेस संगठन के एक मजबूत स्तंभ हैं, क्योंकि आप पूर्व में यहाँ के हिमाचल प्रदेश राज्य के अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो आप भविष्य में कांग्रेस को किस भूमिका में देखना चाहते हैं, हिमाचल के संदर्भ में भी और राष्ट्रीय संदर्भ में भी? क्या आपकी कोई विशेष इच्छा या अपेक्षा है? देखिए, मौजूदा जो देश के हालात हैं, जिस ढंग से जो वर्तमान सरकार है परफॉर्म कर रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है। और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में 400 पार का नारा था, लेकिन सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई। जो अपनी सहयोगी पार्टियां, उन सहयोगी पार्टियों के सारे जो है सरकार जो है बैसाखियों के सारे सरकार चल रही है। अभी देश में बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। आपका महंगाई का मुद्दा है, और आपका बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही। और अगर मैं आज ये कहूँ कि जिस ढंग से जीएसटी वसूला जा रहा है लोगों से, ये तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रम्प साहब, जो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं, उन्होंने टिप्पणी की है कि भारत में जो है सबसे ज्यादा टैक्स वसूले जाते हैं, लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, और आज जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। देश में लोग परिवर्तन चाहते हैं, और अभी जिस ढंग से देश में एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो रणनीति बिल्कुल साफ है कि लोग अपनी मूलभूत समस्याओं को भूल के जो है इस रणनीति का शिकार हो। तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। आज भाई को भाई से बांटने की कोशिश हो रही है, और आज हमारा जो धर्म निरपेक्ष स्वरूप है उस पे जो है खतरे के बादल मंडरा रहे। और आज हमारी पार्टी जिस ढंग से दूसरे हमारे जो धर्मनिरपेक्ष दल है मिलकर पूरे देश में हम इस सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो एक अग्रणी भूमिका में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे देश में फिर से जो है कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, क्योंकि जो पिछला इतिहास जो है एनडीए का रहा है उससे देश में बहुत बड़ी निराशा है। तो कांग्रेस की और जो दूसरे हमारे सहयोगी पार्टियां निश्चित तौर पे वापसी तय है। और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अपना काम कर रही है। अभी 2.5 साल समय बचा है, देखते हैं कि जो कुछ चीजें बची है, वादे बचे, उसमें भी सरकार पूरी उतरे। जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात है, मैं तो बहुत आभारी हूँ कि मुझे जो है कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और मैंने अपनी जिम्मेवारी को जो है बड़ी बखूबी निभाया। आज मुझे राष्ट्रीय स्तर पर
जो है काम करने का मौका मिला है और राहुल जी का विश्वास था, उन्होंने मुझे गुजरात भेजा है। तो ये पार्टी का विश्वास है। आने वाले समय में जो भी जिम्मेवारी जो है पार्टी देगी, उस जिम्मेवारी को मैं निभाने का प्रयास करूंगा। और मैं जो है, मुझे सत्ता की कभी लालसा नहीं रही और सत्ता के लिए मैंने कभी मार काट और छीना झपटी नहीं की। जिस तरह से राजनीति में रहता है, मैंने कभी ऐसा प्रयास किया नहीं। जो भी पार्टी ने जहाँ भी उचित समझा वहाँ मुझे जो है काम दिया और उस काम को मैंने जो है बड़ी ईमानदारी से निभाने का जो है प्रयास किया। राठौर जी, आप राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त रहते हैं, प्रदेश की राजनीति में आप एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। बावजूद इसके आप मीडिया से समय समय पर रूबरू होते रहते हैं। आज आपका काफी व्यस्ततम एक शेड्यूल है और आप अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।